अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एवरीबॉडी, हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग। अच्छा जी, जल्दी से 2 मिनट का, इसमें ज़्यादा तबसरा नहीं होगा। कल आपने मैच देखा था? मैच देखा और ऐसा लग रहा था 1-2-3 ओवरों में कि जैसे कराची ये मैच जीत जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली फिर कराची हार गया। हाँ, मतलब मुझे वैसे कराची के लिए, कराची वालों के लिए, कराची की टीम के लिए बड़ा ही दुख हो रहा है, लेकिन देयर इज समथिंग रियली ऑफ अबाउट द टीम, आई मस्ट से। मतलब वसीम अकरम साहब को भी देखें, बाबर आजम को भी देखें, इमाद वसीम को देखें, नोबडी सीम्स टू बी जेलिंग विद एनीबडी। देयर इज अ लॉट ऑफ टेंशन। आई डोंट नो व्हाट्स अप विद द ड्राफ्टिंग। जब मुसलसल हार रहे होते हैं ना, तो फिर यू नो द टेंशन इज देयर, टेंशन कम्स देयर ऑटोमेटिकली। एंड वसीम अकरम साहब थोड़े नहीं, काफी बरहम हमें मुख्तलिफ मौक़ों पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच नजर आया। और मेरा ख्याल है कुछ ऐसा सीन भी था कि जहां लग रहा था वो बाबर आजम को ठीक ठाक हाँ, बाबर आजम को सुना रहे हैं या बाबर आजम को बॉलर्स के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम और उनका एक मंजर भी हम पूरी दुनिया ने, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि यहाँ प्रॉपर लड़ाई हो रही है। लड़ाई तो नहीं, मतलब बाबर तो क्या ही रिटेलिएट कर रहे थे, लड़ाई क्या हो रही थी, मतलब बाबर को डांट पिट रही है ऐसा लग रहा था। लेकिन बाबर के लिए मुझे जरा बुरा भी महसूस हो रहा था कि भाई शुरू से आपकी टीम का अपना बेड़ा गर्क है। पूरा साल आप लोगों ने क्या काम किया है लड़कों की ग्रूमिंग पे, नए टैलेंट को सामने लाने के लिए। आपकी ड्राफ्टिंग कैसी है, तो फिर अकेले सारा मलबा बाबर पे तो नहीं डाल सकते, बिकॉज बाबर इज द वन हु हैज बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली। और बाबर हमारी नेशनल टीम का कप्तान है। इट वाज आई डिडंट लाइक दिस। बाबर की कप्तानी में कि हमने क्या क्या नहीं जीता, 18 मैचेस जीते हैं आईसीसी रैंकिंग्स में, ये टॉप के प्लेयर हैं। पिछले साल तो बाबर ही हर जगह हो रहा था। तो आई मीन ही शुड नॉट बी डेल्ट विद इन सच अ वे जहाँ उनकी अपनी स्टैंडिंग जो है थोड़ी सी कम और फाइन नहीं हो सका। ये एक साल में 18 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड है किसी भी टीम का जो बाबर की क़यादत में जीते हैं T20 मैचेस। तो there is nothing wrong with Babar everybody. There is something else is wrong, maybe और मसाइल हैं तो उन पे तवज्जो दें। इससे आपको बार-बार हम हमेशा ही कहते हैं कि there is nothing that much can be done by just one person. ये टीम वर्क होती है। कोई भी अच्छा काम हो रहा हो ना, be it a match or a show or anything, it is all about teamwork। और अच्छा, कल FIA ने भी बड़ा जबरदस्त जो है वो टीम वर्क दिखाया और क्या फुर्तियां दिखाई। लेकिन पहले हम क्लियर कर दें कि मोहसिन बेग साहब जो हैं, जिस तरह उन्होंने मुज़ाहमत की, रिटेलिएट किया, गैर कानूनी, काबिल मजम्मत, जिन अल्फाज का उन्होंने गरीदा फारूकी साहिबा के प्रोग्राम में इस्तेमाल किया, जिस तरह से इज़हार ख्याल कर रहे थे और इनवेंडोज बहुत छोड़े थे। हाँ, मुराद सईद साहब की परफॉर्मेंस पे बात करते, उनकी मिनिस्ट्री के फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते, वो भी काबिल मजम्मत, वो भी किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन FIA आप देखिए कि कितना मुतहर्रिक, हम अपनी ही बात कर लें। मुझे हंसी आती है ना, जो सेठ अब्दुल्ला प्लीज मुझे कह दें, मतलब यहाँ लोग पिटते मरते रह जाते हैं कि FIA कोई उनके केस को अटेंशन दे, और यहाँ उन्होंने जी उनको इंस्ट्रक्शंस मिली, वहाँ उन्होंने रेड मारा। उससे भी पहले अपेरेंटली, उससे भी पहले ही सारा कुछ हो रहा था, क्योंकि 9 बजे का तो टाइम है दर्ज और 9:30 बजे तकरीबन पहुंच चुकी थी टीम और लाहौर में मुकदमा दर्ज हुआ था। खैर हमने तो नहीं, लेकिन अदालत ने इस तमाम FIA की कार्रवाई और छापे को गैर कानूनी करार दे दिया। मैं ये कह रहा था कि ये मामला चल रहा था, उसके बाद कल इतनी बड़ी एपिसोड हुई और उस सारी एपिसोड में हम पेट्रोल डीजल का जो मामला है, जो लिटरली बिजली बनकर गिरी हैं, ये कीमतों का इजाफा आवाम पर और आवाम की चीखें निकल गई हैं और आम आदमी को तो आने वाले दिन में इसके असरात पता लगेंगे, उससे ज़रा सरफे नज़र हुई बात। और कल सारा दिन टेलीविज़न पर और हर जगह सोशल मीडिया पर यही मामला डिस्कस होता रहा। लेकिन FIA का कमाल देखिए, एक तरफ वज़ीर आज़म के ये दावे कि ताकतवर के लिए अलहदा कानून नहीं होना चाहिए और कमज़ोर आदमी के लिए अलहदा कानून नहीं होना चाहिए। लग रहा है, सॉरी टू से, ये जो तासुर है ना इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है, और जो हर चीज़ वही होती है जो आपको सामने नज़र आ रही हो, और ये डेफिनेटली डिफरेंट कानून। क्योंकि जिस खातून सहाफ़ी के टीवी शो में ये बात हो रही थी, वो अपनी ही कोई 6 या 5 दरखास्तें कब से FIA को जमा करा चुकी हैं। उनकी दरखास्तों पे क्या कार्रवाई हुई, उनकी तो बात छोड़िए, अपनी बात कर लेते हैं। जियो न्यूज़ 6000 से जायद शिकायतें FIA को दर्ज करा चुका है, 170 से जायद रिमाइंडर दे चुका है और कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। लेकिन उधर मुराद सईद साहब पर्चा कराते हैं और इधर FIA टीम पहुंच जाती है। आवर केस हियर, ये सारी स्टोरी है और देख ही ले, जहाँ करना होता है वहाँ हो जाता है। बाय द वे फैसल वाउडा डिस्क्वालीफाई हो गए कि अब उनके अपेरेंटली अब आगे क्या कानूनी मामलात किस तरह से आगे बढ़ेंगे इतनी आसानी से, मगर इलेक्शन कमीशन ने उनकी सीट पर जो है इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान जरूर कर दिया है कि सिंध असेंबली में इलेक्शन होंगे उनकी सेनेट की सीट के लिए। खैर बहुत कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली ये जरूर सोचिएगा कि कल की सारी एपिसोड से ये तमाशा और बढ़ा है।
या फिर ये कुछ सेटल डाउन हुआ है? हुकूमत की सुबकी हुई है सारे मामले में, या फिर आप समझते हैं, आप आवाम से हम मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ठीक है ऐसा ही होना चाहिए था? मुझे पता है क्या, कभी कभी अपने दोस्तों से ही मुझे इन वाक़यात को देख के ना अपने दोस्तों का ही एतबार नहीं रहा है, क्योंकि पता नहीं होता ना कि किससे आपकी कितनी दोस्ती हो एक वक्त में और उसके बाद किस तरह से आपको खिलाफ हो जाए और छापे पड़े और अल्लाह माफ करे क्या कुछ हो रहा हो। दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ, चीजें हो ही जाती होती हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब ये सारा कुछ हुआ तो फिर आपको पता है, फिर आप गूगल करना स्टार्ट हो जाते हैं, बैकग्राउंड में जाते हैं तो दे यूज्ड टू बी बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि जो तस्वीरें निकल रही थी ना वजीर आजम और साथ सारे मतलब सारे बैठे हुए थे और साथ ये बेग साहब भी थे, और ओन चौधरी भी थे जिनके घर पे परसों तरसों बैठक हो रही थी। वो तो पहले ही आउट हो रहे थे। वैसे कैसे बदलता है रंग आसमान, कैसे कैसे, खैर इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन अब क्या ये सारी एक्टिविटी हुकूमत की किसी परेशानी का इंदिया है? क्योंकि वफाकी हुकूमत को गिराने के लिए नंबर गेम में ऑपोजिशन को अब तक तो सर्टनली कोई नुमाया कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन पंजाब में ज़रा सियासी हलचल ज़ोरों पर है। वज़ीर आज़म ने लाहौर का भरपूर सियासी दौरा किया, कुछ वज़रा की तादाद भी बढ़ गई है। ऑल्दो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को शाबाशियाँ भी थीं, लेकिन एक बार फिर वो चौधरी बिरादरान से मुलाकात न कर सके। और कल बिलावल भुट्टो भी लाहौर पहुँच गए, उनकी सियासी मुलाकातें भी तय हैं। बिलावल ने कल भी लॉन्ग मार्च का आज़म दोहराया और आपको पता है इन्होंने सोशल मीडिया पे अपने हैंडल्स पे वो पूरा मैप जो है वो भी जारी कर दिया। इस मुल्क के नौजवान अब जद्दोजहद करने के लिए तैयार है। अवामी मार्च जो 27 फरवरी को इसी शहर से निकलेंगे, हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड्स होगा उसमें जहां तुलबा का जिक्र होगा वहां हमारा पहला डिमांड यही होगा कि जैसे सिंध ने स्टूडेंट यूनियंस को बहाल किया वैसे पूरा मुल्क को स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करना चाहिए। अच्छा जी, आपको ये भी पता है कि कल से हम देख रहे हैं जहांगीर तरीन ग्रुप भी फिर से सरगर्म हो गया है और नून लीग और जहांगीर तरीन ग्रुप के दरमियान राब्तों की खबरें जो हैं वो गर्म हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक करीबी साथी जो हैं वो खुलकर कुछ बता भी नहीं रहे। सुनिए ज़रा क्या कहा है। हम सियासी लोग हैं, हम हर एक से रब्ता रखते हैं, तो रब्ते तो पहले भी चलते थे, अभी भी चल रहे हैं और आइंदा भी चलते रहेंगे। अभी तो ये कबल वक्त है, क्योंकि अभी तक कोई टेबल नहीं किया गया कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो अब हमें नहीं मालूम कि ये आएगा भी सही कि नहीं आएगा। अगर ये आएगा और ये उस वक्त हम बैठ जाएंगे सब तमाम दोस्त आपस में। खान साहब को मैं सिर्फ मौजूदा गुजारिश ये कहना चाहता हूँ कि मईशत जो है ना उसके ऊपर तमाम फोकस होना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए। उधर तारिक बशीर चीमा की ज़ेर सदारत काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास हुआ। चौधरी परवेज़ इलाही ने अपोजिशन रहनुमाओं से हालिया मुलाकातों पर पार्टी अरकान को एतमाद में लिया। हाय वंडर, मोनस इलाही तो ये तमाशा करार दे चुके थे, उसके बाद दोबारा से इस मुलाकात में, इस इजलास में वो भी बैठे हुए हैं। तमाम अरकान असम्बली ने चौधरी परवेज़ इलाही को फैसलों का इख्तियार दे दिया है। अब वहाँ उधर जहांगीर तरीन साहब को सारा इख्तियार दे दिया गया, तो इससे पहले वैसे किसके पास इख्तियारात थे? ये बड़े बाइख्तियार लोग हैं। इजलास ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे और बढ़ती महंगाई पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया। काफ लीग और जहांगीर तरीन ग्रुप की सरगर्मियों से साफ जाहिर है कि कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है और पंजाब काबीना में तब्दीली की बातें भी हो रही हैं। बाय द वे करने आए हैं अयाशी और पैसा बनाने, तो फिर सियासत से ज़्यादा वेला काम कोई नहीं है। लोगों से मिलें, चाय पिएं, उनके काम कराएं और पैसा बनाएं। लेकिन अगर आप वाकई खिदमत करने आए हैं तो मैं आपको पूरे सिद्के दिल से बता रहा हूँ, इससे मुश्किल नौकरी कोई नहीं है। आपको 16 से 18 घंटे काम करना पड़ता है और फिर भी चीज़ें बची होती हैं जो आप नहीं कर पाते। तो बिल्कुल और लोगों को होना चाहिए, उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसका लॉन्ग टर्म में आवाम को फ़ायदा होगा। इसी तरीके से कोई और मिनिस्ट्री है फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपको अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर लोग होने चाहिए, ज़रूरत नहीं है तो खान पीना से लोग नहीं लाने चाहिए। और इमरान खान का मतमा नज़र है प्रोडक्टिविटी, इसलिए जहाँ ज़रूरत हुई लगाएंगे, जहाँ ज़रूरत हुई नहीं लगाएंगे। जी, गिल साहब कब से अथॉरिटी हो गए ये बताने के लिए कि क्या होता है और क्या नहीं होता? मतलब आपसे ज़्यादा ज़रा
सीजन और वेटरन पॉलिटिशियंस भी बैठे हुए हैं, वो कहें तो बात बनती है, आपके कहने की क्या बात है। खैर एनीवे, आपको ये भी बताएं कि अपोजिशन की जानिब से वफाकी हुकूमत के खिलाफ किसी एक्शन के इशारे तो नहीं मिले, लेकिन हालात बता रहे हैं बुज़दार हुकूमत निशाना बन सकती है। अच्छा जी, इसी पे जरा बात कर लेते हैं, पता भी करेंगे। तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, क्या तैयारी है अब अगर कोई एक्शन होता है तो उसको किस तरह से काउंटर किया जाएगा। हसान खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसान साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हसान साहब, जहांगीर तरीन ग्रुप की एक्टिविटी देख लीजिए या फिर मुस्लिम लीग काफ का पार्लिमानी इजलास है, खुलकर तो नहीं कहा जा रहा लेकिन इशारे हैं कि हुकूमत के खिलाफ कोई ऑप्शन हो सकता है जो ये लोग इस्तेमाल करें, और पहला निशाना मे बी तख्ते लाहौर हो। पंजाब हुकूमत तैयार है? आप लोगों की भी सर्टनली कोई प्लानिंग होगी? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो है ना, ऑपोजिशन पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह कोई ना कोई हुकूमत के खिलाफ साजिश की जाए, और मैं समझता हूँ उसकी बुनियादी वजह एक तो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस हैं जो अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही हैं, और उनको पता है कि बहुत जल्द उनको कानून का सामना होगा और इसमें जेल भी हो सकती है। दूसरी तरफ ये है कि इस वक्त हमारे जो प्रोग्राम है नया पाकिस्तान सेहत कार्ड, आपको पता है कि आवाम में उसका बहुत खैर मकदम किया गया है, और उसके अलावा भी जो हमारे तरक्याती काम है पंजाब में और पाकिस्तान भर में, वो काफ़ी सराहे जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त दुनिया महंगाई की लपेट में, महंगाई की एक लहर है जो अगले कुछ माह में इंशाल्लाह नीचे आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को अब ये भी एहसास है कि जब ये महंगाई की लहर भी नीचे आ जाएगी तो उनके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, और वो उस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, और इसीलिए कभी एक दरवाजे पे जा रहे हैं और कभी दूसरे दरवाजे पे जा रहे हैं। लेकिन इससे होना कुछ नहीं है, इलेक्शन 2023 में ही होंगे, और बावजूद इतनी भाग दौड़ के अभी तक ऑपोजिशन को कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। अच्छा हसान, ये आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि ये भी कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि पंजाब काबीना में तब्दीली होगी और इजाफा भी होगा, तो इजाफा तो वैसे ही तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन फिर भी क्या कुछ इत्तेहादियों को काबीना में अकोमोडेट करके मसाइल हल हो जाएंगे, कुछ ऐसा ही सोचा हुआ है? देखिए, इस सिलसिले में अभी ये हतमी फैसला नहीं हुआ कि किन लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा, ये नए वज़रा कौन होंगे, लेकिन वो मुशावरत से जो नाम है वो फाइनल किए जाएंगे। जहाँ तक बात रह गई इजाफे की, तो कानून के अंदर पंजाब की काबीना के वज़रा की तादाद 41 से ऊपर नहीं हो सकती, और पंजाब हुकूमत उससे ऊपर नहीं जाएगी। 41 के अंदर ही रह के ये जो इजाफा है ये किया जाएगा। चलें जी, 41 तक मामला पहुंचेगा और नाम हतमी सामने आएंगे बाद में। हसान साहब, ऑपोजिशन की जानिब से भी सर्टनली दबाव बढ़ रहा है। पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। बिलावल भुट्टो साहब ने डेरा जमाया हुआ है लाहौर, और पंजाब में काफ़ी वक्त भी गुजार रहे हैं। तो क्या पंजाब हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी ऑपोजिशन जमातों की सियासी एक्टिविटी के लिए? जलसे जुलूसों की इजाज़त होगी, आप लोग उन्हें फैसिलिटेट करेंगे? देखिए, हम ये समझते हैं कि जलसा जुलूस मार्च जो है वो हर पार्टी का जमहूरी हक है, और वो कानून के दायरे के अंदर रहते रहते उसका इजहार कर सकते हैं, और उसमें हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। अगर वो कानून की पाबंदी करें, लोगों के लिए मुश्किलात ना खड़ी करें, तो उनको करने में कोई हर्ज नहीं। और दूसरी बात ये है कि इनसे ज़्यादा बंदा इकट्ठा भी नहीं होना, तो कोई ऐसा मसला भी लोगों के लिए नहीं बनना। तो बिल्कुल, अगर ये अपना कुव्वत बाजू आजमाना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनको आवाम में अब पसीराई मिलेगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इनसे ज्यादा बंदा इकट्ठा नहीं होना। चले जी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आई वंडर कि जो हालात हैं अब आपके सामने, ये हालात, हम थैंक यू हसान साहब, हम आवाम को और अपने आप को भी सर्टनली वी आर पार्ट ऑफ द आवाम एज वेल। हम शिबली फराज साहब का वो मशवरा भी सुन रहे थे जो कि शुरू में मुझे लगा मीम है, लेकिन बात वो सही कर रहे थे कि हम ना पेट्रोल बनाते हैं, ना हमारे यहाँ पेट्रोल दरियाफ्त हुआ आज तक, तो इसलिए हमें पेट्रोल का बड़े मोहतात अंदाज में, वो आवाम को ये मशवरा दे रहे थे कि बड़े मोहतात अंदाज में पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए, और बदलते वक्त और हालात के साथ अपने अतवार भी बदलने होंगे। तो सर, ये मशवरा वैसे क्या ही बताने की जरूरत है? मशवरा मतलब पेट्रोल अभी तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया, लेकिन सस्ता कभी भी नहीं था, तो लिहाजा लोगों की यूजेज जो आम, अगर आप आवाम की यूजेज देखें तो वो उतनी ही होती थी जितनी जरूरत है। कोई गोल गोल घूम तो नहीं रहा ना। मेरी बात सुने तो कोई गरारे नहीं कर रहा है यहाँ पे, गरारे वो वाले पहनने वाले नहीं, कोई गरारे नहीं कर रहे हैं, और वो आग जला के फूंके नहीं मार रहे हैं पेट्रोल से। आपको शायद हकीकत नहीं पता, घर में लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं, एक ही ट्रिप में सब कुछ करना पड़ता है जब घर से गाड़ी निकलती है, बिकॉज पेट्रोल बहुत महंगा ऑलरेडी था। और जो कल हुआ है वो तो मेरा ख्याल है वो तो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि कभी 12 रुपए एक साथ, इतना ज्यादा कभी बढ़ा है?
ये तारीख की बुलंद तरीन सतह बुलंद पर तरीन है। दिस इज 160 ऑलमोस्ट लाइक अ जोक, डबल फिगर में एकदम रुपए फी लीटर। सो ये हमारे सामने सूरत हाल है। सो पता है क्या, ये बिल्कुल मरे पे 100 दुर्रे मारने वाली बात है कि आप एक तो आवाम पहले ही पिसे हुए हैं, उसके बाद आपसे ये मशवरा सुने लोग कि जरा इसकी किफायत शारी करें और आप जरा थोड़ा थोड़ा Who was, मतलब बिल्कुल वही बात होगी है, कौन इस तरह ड्रम ले लेके फिर रहा था, क्या वो बांटें भी और यूज भी करें। ये बड़ी नायाब चीज भी हो चुकी है और बहुत ही आउट ऑफ रीच ऑलमोस्ट हो चुकी है। कौन वैसे कौन सा ये जो एडवाइस करते हैं ना, वो एक्चुअली अपने आप को एडवाइस हाँ, शायद वही गर्मी में आधे घंटे पहले गाड़ियों में एसी चला के गाड़ियां ठंडी करते होंगे। बाकी आम आदमी तो ये हरकतें पहले भी नहीं करता। आम क्या, अमीर आदमी भी जो आजकल अच्छा ये अफोर्ड नहीं कर पाता ये सारे मामला। आपको बता दें कि आज के शो में या फिर आजकल के शो में ये बार बार थोड़ा सा जो एक होता है ना बर्स्ट ऑफ इमोशंस निकलेगा पेट्रोल को लेके, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली टू मच। वी डू अंडरस्टैंड कि बाकी आलमी मार्केट में भी अगर आप देखें तो यस ये सब कुछ थोड़ा ऊपर गया है, बट पाकिस्तान का तो हाल ऑलरेडी बहुत बैड। भाई जब आप पेट्रोल डलवाएंगे, जब पे और ज्यादा हो गया, पेट्रोल पंप की तरफ जाएंगे, जब गाड़ी या बाइक का रुख उस तरफ होगा, तब तक थोड़ा थोड़ा और कभी ज्यादा गुस्सा आएगा। So bear with us. अच्छा, अब हम मूड चेंज करेंगे क्योंकि हमें अपना मूड जरा बेहतर करना है और PSL वैसे आजकल जरा टेंशन ही हो रही है, लेकिन स्टिल पता है, I'm not really happy। बाबर आजम को डांट पड़ी है, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। एनीवे आपको बताएं जी कल हुआ क्या है और आपको स्टार्ट करते हैं। चले, पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के दूसरे मरहले में मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। और बाय द वे ये भी मैच जो था ना, वैसे अब्दुल्ला ये देखने वाला था, आजकल मैचेस बड़े अच्छे हो रहे हैं। कराची किंग्स की जानिब से दिया गया 175 रन्स का हदफ जो था वो मुल्तान सुल्तान्स ने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया, लिटरली सेकेंड लास्ट बॉल पे। कप्तान बाबर आजम सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन शर्जील खान और जो क्लार्क और इमाद वसीम की बैटिंग की बदौलत कराची किंग्स जो था वो 174 रन बनाने में कामयाब रही। जवाब में मुल्तान सुल्तान्स के ओपनिंग बैटर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया और लेकिन पता 100 पे हुआ जब एक आउट था ना, तो रन रेट बहुत कम था इनका, रिक्वायर्ड मतलब 13-14 था उस वक्त। ऐसा लग रहा था कि कराची जब तक रिजवान थे ना, तो तब तक फिर जब रिजवान गए हैं, अब ऑब्वियसली काफी अपना भी कंट्रीब्यूशन करके उसके बाद जरा तेजी से इन्होंने बनाना शुरू किया, बिकॉज टाइम बड़ा कम रह गया। भाई रायली रूसो और खुशदिल शाह बेसिकली एक अच्छी पार्टनरशिप ना लगाते ना, तो मुल्तान के लिए लिटरली मुश्किल हो जाता है। रूसो का लास्ट जो चौका था ना, और जिस तरह उन्होंने बैट फेंका है और सेलिब्रेट किया है। अच्छा जी, बता दें कि मजमूई तौर पर 8वीं हार मुसलसल, ये 8वीं शिकस्त का दिखाना जा रही हूं आपको। दिस इज कूल वैसे। और ना क्या बस इस 8वीं शिकस्त का मुंह देखने वाली ये पहली टीम बनी है PSL की अब तक के 7 सीजन्स में मुसलसल लगातार, यानी बेसिकली कलंदर का रिकॉर्ड टूट गया जी। माशाल्लाह। ऐसे सैड हूँ मैं फॉर द पीपल ऑफ कराची, बिकॉज मतलब कराची किंग्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम होनी चाहिए थी। कराची किंग की टीम पिछले साल आपको बता दें कि 6 एडिशन में अपना आखिरी मैच भी, 6ठे एडिशन में अपना आखिरी मैच भी हारी थी, और 2021 में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम भी 8 मैच ऑल्दो हारी थी। लेकिन आज ये सारा कौन है जी? ऑब्वियसली सेकंड पे लाहौर कलंदर जी, थर्ड इस्लामाबाद यूनाइटेड, देन पेशावर ज़ल्मी, कोयटा एंड ऑफ कोर्स कराची एट द एंड। तो आज जो मैच जीतेगा ना, आज है पेशावर ज़ल्मी का मैच और किसके साथ है? इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। तो पॉइंट्स टेबल की कुछ शक्ल वाजे हो जाएगी। सो पॉइंट्स टेबल पे मामला जो है ना काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीमें हैं मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के अलावा जो आगे जा रही हैं। और फिर जल्दी से हम वैसे ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन वो जो टीवी पे हम देख रहे होते हैं ना, वो एक धुंध सी पड़ी होती है लाहौर में, और जब मैचेस आजकल हो रहे हैं, इट्स सच अ ब्यूटीफुल वेदर। ऑफ कोर्स वहाँ के लोगों के लिए ठंड होगी, लेकिन हमें टीवी पे देख के बड़ा ही मजा आता है। इट लुक्स स्टनिंग। और पता है क्या, इस पार्ट ऑफ द कंट्री में ठंड बिल्कुल खत्म हो गई है, तो वहाँ ठंड देख के बड़ा अच्छा लगता है, देखने में ही मजा आता है। लेकिन इस ठंड में भी वसीम अकरम को बड़ी गर्मी लग रही थी, क्योंकि उन्होंने चढ़ी हुई थी, बहुत ज्यादा वो चीख रहे थे बाबर आजम पे ना, हमारा दिल सा टूट गया थोड़ा सा। को पता लग ही गया होगा कल जो भी कार्रवाई की FIA की तरफ से। FIA की टीम जो पहुंची और उसके बाद जो मोहसिन बेग साहब ने जिस तरह असलहे का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से एक एहलकार जख्मी भी हुआ, वो भी गैर कानूनी है, उसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। सिचुएशन ही बड़ी ऑफ किस्म की। लेकिन FIA ने जिस तरह से कार्रवाई की, छापा मारा, उसे भी अदालत ने बिल्कुल गैर कानूनी करार दिया। अच्छा, जरा डिटेल आपको देते हैं कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कुछ दिनों से इंतहाई सरगर्म हो गई है और मुराद सईद की शिकायत पर इमरान खान के माजी के साथ
साथी और सहाफ़ी मोहसिन बेग को इस्लामाबाद में उनके घर से धर लिया और गिरफ्तारी का मंजर, बहुत क्लोज फ्रेंड्स, वेरी मच। अच्छा जी, गिरफ्तारी का मंजर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। आई किड यू नॉट, ये आप लोग साथ देख भी रहे, जाते जाते भी वो टुडे मार रहे थे। और मोहसिन बेग और उनके बेटे के हाथ में हथियार थे। एक सादा लिबास शख्स जो उनके घर में कूदा था उसे पकड़कर वो अपने साथ बाहर लाए। फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दी। FIA ने मोहसिन बेग को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। सेशन कोर्ट ने मुराद सईद की शिकायत पर मारा गया और छापा जो था वो गैर कानूनी करार दे दिया। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ अलबत्ता था। सादा लिबास एहलकार पर तशद्दुद और हवाई फायरिंग पर मोहसिन बेग के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत नया पर्चा भी कट गया। अदालत ने मोहसिन बेग का 3 रोज़ा रिमांड भी दे दिया और मोहसिन बेग ने एक निजी TV पर मुराद सईद के खिलाफ, आपको पता ही है, बात करते हुए एक किताब का हवाला दिया था। वो आजकल हुकूमत के खिलाफ अपना वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, जिस पर मुराद सईद ने साइबर क्राइम विंग में शिकायत दर्ज कराई और FIA के साइबर क्राइम विंग ने वज़ीर आज़म के खिलाफ ट्रेंड चलाने के इल्ज़ाम में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट साबिर हाशमी को भी साथ ही गिरफ्तार कर लिया था। अब इसी मामले पर नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी के लिए भी FIA में दरख्वास्त दायर की गई है। आम तौर पर FIA में कोई शिकायत पर महीनों एक्शन नहीं होता लिटरली, लेकिन जहाँ मामला हुकूमत का हो तो FIA की फुर्तियाँ सर्टनली फिर देखने वाली होती हैं। और अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को खामोश कराने के लिए FIA को इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ये इदारा बराह रास्त वजारत दाखिला के मातहत आता है। वैसे आपको बता दें कि चंद दिन पहले मोहसिन बेग ने सलीम साफ़ी को इंटरव्यू देते हुए बता दिया था कि उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारियां हो रही हैं। और इस पर जब वफाकी वज़रा से सवालात किए जाते हैं और वो बिल्कुल ऐसे सुमुन वो बुकमुन बन जाते हैं, ये तो FIA जवाब दे सारे मामले का, ये तो पर्सनल मामला है। What do you expect of? कि हम रोटी को चोची कहते हैं या अवाम रोटी को चोची कहते हैं। लेकिन एजाज सैयद से बात करते हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जिनको सब कुछ पता होता है। तो एजाज, यू विल हैव ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस। तो पहले तो ये मुख्तसर बता दें कि केस बना क्या, केस क्या था, किसने किया, कार्रवाई कब हुई, और ये इतना ड्रामा जो हम अनफोल्ड होते हुए हमने देखा सोशल मीडिया पे, अपनी TV स्क्रीन पे, ये यहाँ तक बात कैसे पहुंची? जी, ये जो केस है ये वफाकी वज़ीर मुराद सईद की मुद्दत में FIA ये साइबर क्राइम्स विंग ने लाहौर में दर्ज किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और लाहौर में ये केस कब दर्ज होता है? कल, यानी कि 16 फरवरी की सुबह 9 बजे। और 16 फरवरी की सुबह तकरीबन 9:15 बजे के करीब FIA इस्लामाबाद की एक टीम जो है सादा कपड़ों में, वो आ जाती है मोहसिन जमील बेग के FA2 में जो उनकी रिहाइशगाह है वहाँ पर आ जाती है। अब जब ये जो टीम वहाँ पर पहुँचती है तो इनमें से एक आध जो टीम का जो रुकन है वो गैर कानूनी तौर पे घर में दाखिल होने की कोशिश करता है, जिसे पकड़ लिया जाता है। जो मेरी उनके घर वालों से बात हुई, उनके बेटे से और उनके मुलाजमीन से बात हुई, उनके बेटे का ये कहना था कि इब्तिदा में वो समझ रहे थे कि उनके घर में चोर आ गया। जब इस बंदे को वो पकड़ते हैं और उससे पूछगिछ करते हैं तो ये बंदा बताता है कि वो FIA का मुलाजम है, और जब उसका कार्ड चेक किया जाता है तो वो FIA का रेगुलर मुलाजम या रेगुलर एम्प्लॉई नहीं होता। ये मोहसिन जमील बेग के जो बेटे हैं उन्होंने हमें बताया। अब जब ये सूरत हाल ये देखते हैं और उनसे मांगते हैं कि जी वारंट किधर है, FIR किधर है, तो उनके पास नहीं होती। तो इस दौरान जो मोहसिन जमील बेग हैं वो अपनी पिस्तौल लेकर वो बाहर निकलते हैं, स्कफल होता है और ये उस FIA एहलकार को, जो कि शायद रेगुलर भी नहीं था, उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और एक आध कोई फायर भी वहाँ पर होता है। इस दौरान जब ये वाक़या होता है उससे थोड़ी देर पहले मोहसिन जमील बेग के घर से भी 115 पुलिस को कॉल गई हुई है और FIA की जो टीम आई हुई थी उन्होंने भी फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया है। अब पुलिस आती है और पुलिस आके बाकायदा स्कफल होता है वहाँ पर और मोहसिन जमील बेग को ड्रैग करते हैं और ड्रैग करके गाड़ी में डाल के थाने ले जाते हैं। और थाने में जाके जिस तरह का आपको पता है कि इंसदाद दहशतगर्दी का एक अलग से मुकदमा दर्ज हो जाता है थाना मारगला में। एजाज, इतनी अच्छी तरह बात समझ आई है, लिटरली आपने इस तरह नरेशन किया जैसे कोई स्क्रिप्ट हो कि फिर क्या होता है। हुआ काफी फिल्मी मामला था, बड़ा ही फिल्मी था और आपने फिल्मी तरीके से हमें सुनाया भी है। अच्छा, तो अब होना क्या आगे? मोहसिन बेग को एक अदालत से रिलीफ मिल गया, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी दफात लगने के बाद ये जाहिर है कि मामला जो है ऑब्वियसली वो जल्द ख़त्म तो नहीं होगा। तो कितना सख्त केस बनाया जाएगा इन पर, क्या फोर्सी कर रहे हैं? जी देखिए, इंसदाद दहशतगर्दी की जो दफ़ा है वो लगा दी जाए तो एक बड़ा एक सीरियस केस होता है,
जो FIA वाला केस है वो कोई इतना बड़ा सीरियस केस नहीं है, लेकिन इंसदादे दहशतगर्दी की जो सेक्शन है वो बड़ी सीरियस सेक्शन है। ताहम एडिशनल सेशन जज की अदालत ने उसको गैर कानूनी करार दे दिया है, जबकि इंसदादे दहशतगर्दी की जो अदालत है उसने 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया है और वो पुलिस के पास है 3 दिन के लिए। अब एक सूरत रह जाती है, वो ये है कि जो मोहसिन जमील बेग हैं, इनके वकील की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा और वहाँ पर शायद इनको कोई रिलीफ की उम्मीद हो, और शायद अदालत अगर इनकी बात लोअर कोर्ट ने सुनी है तो शायद इनकी बात अपर जो आला अदालतें हैं वो भी सुनेंगी और शायद इनको वहाँ से कोई उम्मीद कोई रिलीफ मिल जाए। और मुमकिन है इस सारे अमल में 2-3 दिन भी गुजर सकते हैं, वरना वैसे अगर अदालत चाहे तो 24 घंटों के अंदर भी वो कोई भी हो सकता है। क्या होता है, लेकिन ओवरऑल हम ज़रा ताकतवर के लिए अलहदा कानून और कमज़ोर आदमी के लिए अलहदा कानून की बात काफ़ी दफ़ा वज़ीर आज़म से सुन चुके हैं, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि आम तौर पर एजाज़ FIA में कोई भी शिकायत दर्ज हो, महीनों तक एक्शन नहीं होता उस पर। जियो की ही कोई 6000 शिकायत पेंडिंग है। गरीदा फारूकी साहिबा जिनके प्रोग्राम में ये सारी बातें हुई और उसके बाद ये सारा मामला सामने आया, इससे पहले भी उनके खिलाफ कैंपेन की गई है, उनको पता नहीं किस किस मामले से जोड़ने की कोशिश की गई, उनकी अपनी शिकायत पेंडिंग है। पिछले चंद दिनों में ये इदारा इतना गैर मामूली तौर पर मुतहर्रिक जो नज़र आ रहा है, ये जेन्युइन है वाकई अब FIA बहुत सीरियस हो गया है, या फिर ये सिर्फ मखसूस केसेस हैं जिनके लिए इतना तेज़ काम करता है? FIA के इदारे में साइबर क्राइम विंग में ऐसे केसेस आए हैं जो क्योंकि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार के ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान में हमने देखा कि FIA ने बड़ी तेज़ी से एक्शन लिया जब हुकूमत की तरफ से या हुकूमती वज़ीरों की तरफ से कोई शिकायत आई, बड़ी तेज़ी से FIA साइबर क्राइम्स विंग ने एक्शन लिया। लेकिन जब सिविल सोसाइटी की तरफ से, आम शहरियों की तरफ से FIA साइबर क्राइम्स विंग को दरख्वास्तें दी जाती हैं तो उन पर इतना तेज़ एक्शन नहीं होता। और ये जो हालिया कार्रवाई है मोहसिन जमील बेग के ख़िलाफ़, वो भी इसी सारे सिलसिले की एक कड़ी है। एजाज़ बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात करने का बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। और पेनफुली जो आपने आखिर में बात कही ना कि जब हमारे कोई वज़ीर, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे लीडर्स, इन्फ्लुएंशियल लोग जब वो कंप्लेंट करते हैं तो फ़ौरन से सुनवाई होती है, और जब आम शख्स करे तो ये बड़ा तजाद है। और ये इदारा बराह रास्त वज़ीर आज़म के मातहत है और वज़ीर आज़म ख़ुद बरमला, और बड़ा एहतराम है उनकी इस बात का हम सबको ही, जब वो कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो वज़ीर आज़म साहब फिर वाकई कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी काबीना में से कोई मेंबर शिकायत लेकर पहुंचता है तो उसकी शिकायत दर्ज कराने के लिटरली इंतज़ार में वो टीम जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा रही है उसकी गली के कोने पे खड़ी हो के बस जैसे ही ये पेन रखेंगे ना तो हम फिर चल पड़ेंगे, पहुंच जाएंगे। दिस शुड बी वेरी एम्बेरसिंग फॉर यू ऑल एक्चुअली, मतलब इट्स वेरी टेलिंग, इट्स वेरी ओपन, और ये सारों को नजर भी आ रहा है, तो ये इससे हुकूमत को एम्बेरसमेंट होनी चाहिए। और इससे पता है क्या, इससे विंडिक्टिव होने की बू भी आती है, जो कि अच्छी बात तो नहीं है वैसे। तो लिहाजा फिर वो स्टेटमेंट्स कुछ और रह जाती हैं, एक्शन कुछ और बोल रहे होते हैं, एंड इट्स क्लियर फॉर एवरीबॉडी टू सी। फॉर एनीबॉडी टू बी विंडिक्टिव, दिस इज not something that you want to be associated with. This is not a quality that you can be proud of. So इसको सिखा रहे हैं। वैसे ही हम आपस में एक जनरल बात कर रहे हैं, जनरल एक बात कर रहे हैं। जनरल जो आवाम होगी वो इस बात को समझ जाएगी, लेकिन जिन्होंने मतलब अगर आप में फॉर इंस्टेंस हम आप में एक इंतकामी कार्रवाई का सा रवैया परवान चढ़ने लगे, या आपकी किसी एक्शन से हमें तासुर मिल रहा हो कि आप इंतकाम ले रही हैं तो फिर अच्छी बात तो नहीं है। फिर मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। नहीं तो फिर अगले की इंटेलिजेंस को डाउट नहीं करना चाहिए कि अगले को नजर नहीं आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, साफ नजर आता है। तो ये डाउटिंग द इंटेलिजेंस ऑफ द कॉमन मैन एंड अवाम, इस पे मुझे बड़ा वैसे एतराज होता है। एनीवे ये बात बहुत ज्यादा आगे जा सकती है। और एक ट्रिब्यूट आज हम पाकिस्तान के बहादुर निडर पायलट ऑफिसर राशिद मिनास को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, जिनका आज 71st बर्थडे है। सो हैड ही बीन अलाइव, तो अगर वो 71 बरस के होते। और निशान हैदर जनाब राशिद मिनास शहीद कराची में पैदा हुए, और आपको बता दें कि 20 अगस्त 1971 को राशिद मिनास की तीसरी सोलो फ्लाइट थी। वो ट्रेनर जेट में सवार ही थे कि उनका सेफ्टी इंस्ट्रक्टर फ्लाइट ऑफिसर मतीउर रहमान खतरे का सिग्नल देकर कॉकपिट में दाखिल हुआ, और मतीउर रहमान ने फिर तैयारे का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया। राशिद मिनास साहब सेंस्ड इट एंड उन्होंने मारीपुर कंट्रोल टावर से रब्ता किया, और कंट्रोल टावर ने उन्हें कहा कि हर कीमत पर तैयारे को अगवा होने से बचाया जाए। और आप अपने वतन के दिफा के लिए, अपने
मिशन की कंप्लीशन के लिए अपनी जान की एक नैनो सेकंड के लिए भी परवाह ना करें एट सच अ यंग एज, और यही जज्बा है। और यंग एज की आप बात करें, एग्जैक्ट एज आपकी शहादत के वक्त मैं बताऊं, इनकी एज थी 20 साल 6 महीने। यही जज्बा है जो पाकिस्तानी पाक अफवाज को दुनिया की बेहतरीन अफवाज की सफ में ला खड़ा करता है, और इसीलिए हम अपनी पाक अफवाज पर फ़ख्र करते हैं, क्योंकि बाकी अफवाज इक्विपमेंट भी हासिल कर सकती हैं, असलहा भी हो सकता है, लेकिन वो जज्बा कहाँ से आएगा जो हमारे जवानों और अफसरान में है। बेशक इसके बारे में ज़रा सोचिए। साथ साथ अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि कोविड का हम अपडेट आपको इसलिए नहीं दे रहे बिकॉज आई थिंक वी आर डूइंग गुड, सो फार सो गुड। और 5.5 है जी पॉजिटिविटी रेट ऑल ओवर द कंट्री एट द मोमेंट। और अमवात की बात करें वो फिर भी हो रही हैं। हाँ, हो रही है। क्या है आपके पास फिगर? मेरे पास था यहाँ पे एट द मोमेंट। और साथ आपको बता दें कि टेस्ट भी साथ साथ चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 52,000 जो हैं वो टेस्ट भी हुए हैं। डेथ्स अच्छी खासी हैं वैसे, 40 अफराद अगर 24 घंटे में इंतकाल किए, और ज़्यादातर इसमें वो लोग हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं थे या जिन्होंने अपनी वैक्सीनेशन का ही सिरे से कोर्स मुकम्मल नहीं किया था। इसलिए बराए मेहरबानी, कितने ही लोगों को हम जानते हैं जो एक वैक्सीन करवा के भूल गए हैं, प्लीज़ उसका असर भी ज़ाइल हो गया है। तो इज नथिंग ना, वो एक तो आपको प्रेप ही कर रहा है। एनीवे जी, मुल्क में अभी 24 घंटे में जो कोरोना के नए केसेस आए हैं वो भी बता दें 2870। अब PSL में तमाशाइयों की गुंजाइश को भी बढ़ा दिया गया है 16 के बाद से। आपको पता ही है कि 100% कैपेसिटी के साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम में लोग अलाउड हैं। एवरीबडी हु वांट्स टू अटेंड द मैच, हु इज़ अटेंडिंग द मैच, प्लीज़ बी सेफ, अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, क्योंकि इसमें खुद जिम्मेदार होना बड़ा ज़रूरी है। मतलब डोंट वेट कि कोई और आके आपका हाथ पकड़ के कुछ आपको मदद करेगा। वैक्सीनेट करवा लें अपने आप को प्लीज़। भाई बिल गेट्स पहुँच गए, एक रोज़ा बड़ा अहम दौर है, वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे और NCOC के हेड ऑफिस भी जाएंगे। सो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं बट वंडरफुल। सो और आपको पता है ना कि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है टू पाकिस्तान एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड डेवलपिंग नेशंस एज वेल, जहां वो मलेरिया ख़त्म करने का उनका बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चल रहा था। एंड ऑफ कोर्स वैसे भी आपको पता है कि वो हर चीज़ में ही इन्वेस्ट और मदद भी करते रहते हैं। तो जिस तरह हमें ज़्यादा अपडेट्स मिलेंगे, so we're going to keep you posted about this, लेकिन at the same time हम देख रहे थे, और आपने भी सुना होगा, कल से ही ये ख़त जो वज़ीर मजहबी उमूर की तरफ से वज़ीर आज़म को भेजा गया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि किस तरह से 8 मार्च को ख़वातीन अपने हकूक़ के सिलसिले में आवाज़ बुलंद करने के लिए अलामती मार्च वगैरह करती हैं, आवाज़ उठाती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होती हैं। तो उन्होंने कहा जी इस पर पाबंदी लगा के कोई हिजाब डे वगैरह मनाया जाए। तो मैं सोच रहा था कि किसी ने हिजाब डे मनाना है, बिल्कुल तफसीली बात करेंगे, लेकिन किसी ने हिजाब डे अगर मनाना है तो उसको मुकम्मल हक हासिल होना चाहिए कि वो हिजाब डे मनाए, और हया डे, मार्चेस और ये सारा कुछ भी होता रहा इससे पहले 8 मार्च वाले दिन। लेकिन अगर किसी ने औरत मार्च में हिस्सा लेना है, हिजाब, ये एक्चुअली बातें सारी एक ही हो रही हैं, ये राइट्स की बात हो रही है, तो इसको इतना डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, सारे मिलके भी ये कर सकते हैं। हाँ, मतलब एक ही दिन सारा कुछ हो सकता है, इसमें इधर और नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें कोएग्जिस्ट भी कर सकती हैं। अच्छा जी, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3.5 साल बाद आज मुल्क में महंगाई नए रिकॉर्ड बना रही है। माशाल्लाह रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं, और पेट्रोल की कीमत जो है 160 रुपए लीटर हो गई है। इन केस यू डिडंट नो, ये कल ही हुआ है। एहतसाब का वादा भी पूरा ना हो सका। अब तो नए पाकिस्तान और तब्दीली की बातें भी माजी का हिस्सा बनती जा रही हैं। एक तरफ महंगाई के बोझ तले बहुत ही अवाम जो है वो बेचारे दुहाइयाँ ही दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हुकूमती टीम के अरकान जो नई मंतक ले आए हैं, और उनके मुताबिक अवाम ने इतने वोट नहीं दिए कि सिस्टम में तब्दीली का जो वादा किया था उसे पूरा किया जा सके। और अगर आप हैरान हो रहे हैं ये स्टेटमेंट सुन के, तो ट्रस्ट मी ये एक्चुअल स्टेटमेंट है, ये दी गई है। और फवाद चौधरी और शहबाज गिल इन्होंने क्या बातें की हैं, ये क्या आपको बहुत इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। नहीं, यू वर गोइंग टू से समथिंग एल्स, बट एनीवे जी सुनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, उसके लिए 2/3 अमेंडमेंट चाहिए। एक इसके लिए अकाउंटेबिलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। यहाँ पे तो बड़ी बुनियादी बातों पे कंसेंसस नहीं हो पा रहा।
जब आपको पता ही है जब कोई बिल पास कराना होता है तो वो हो जाता है बाय हुक और बाय क्रुक। बहुत से टेलीफोन कॉल्स भी होते हैं इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद पहुंचकर आमिर लियाकत ये भी कह देते हैं कि हम तो लाए गए हैं, आए नहीं हैं। ये सारा कुछ होता है। और बाय द वे इससे पहले काशिफ अब्बासी साहब की प्रोग्राम में जो क्लिप चल रहा था उसमें इकरारुल हसन एक तरफ बैठे हुए थे, हमारे साथ ही एंकर हैं, मेरे तो यूनिवर्सिटी कॉलेज फेलो भी हैं, उनके साथ जिस तरह उनकी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान IB एहलकारों ने और अफसरान ने जिस बेईमाना तशद्दुद का उन्हें निशाना बनाया है वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। और उनके से बरतरफी से काम नहीं चलेगा, उनको एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाना चाहिए जिन्होंने भी उनके साथ ये हो सकता है। तो आप सोचिए कि आम आदमी के साथ क्या कुछ हो सकता है। हम हैरान ही हो जाते हैं। और शहबाज गिल जो अपनी जस्टिफिकेशंस दे रहे थे ना, और साथ कसूरवार अब आवाम ही होगी क्योंकि 2/3 उन्होंने वोट दिए, मतलब सारा मलबा हमारे ऊपर। यानी खान साहब तो बहुत कुछ करना चाहते थे, कसूर आप लोगों का है क्योंकि आपने वोट नहीं दिए। गेट ओवर इट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सादा अल्फाज में जी, हुकूमती टीम अपनी नाअहली और नाकामी का जो सारा मलबा है वो अवाम पर ही डाल रही है। वो तो आपने सुन ही लिया। और लोगों को बताया जा रहा है कि 2/3 अक्सरियत मिलती तो आज हालात मुख्तलिफ होते हैं। ये बिल्कुल वो तौजीहात है जिस पे आपका दिल करता है कि आप अपना सर दीवार से दे मारे जाकर। ये बिल्कुल वही तौजीहात है। हालांकि क्या हुआ जी, हालांकि हुकूमत ने जिस बिल को चाह मंजूर करा लिया और ऐसा भी हुआ कि एक दिन में 35 से ज़ायद मंजूर हुए बिल। वज़ीर आज़म इमरान खान भी ढके छुपे लफ्जों में निज़ाम तब्दील ना होने की जिम्मेदारी आवाम पर ही डाल चुके हैं। लेकिन लगता अब ये है कि अब इसे बाकायदा पार्टी मौक़िफ़ बनाया जा रहा है। और बेसिकली इंसानों को एक आइडियल सिचुएशन चाहिए। मतलब अगर आइडियल सिचुएशन चाहते थे तो पाकिस्तान के वजीर आजम बनने की क्यों कोशिश हो रही थी? किसी बहुत ही आइडियल मुल्क के जाके बन जाते जहां बहुत ही सिचुएशन अच्छी होती। यहाँ तो कभी भी कुछ आइडियल नहीं था। बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक ऐसी बातें अगले इलेक्शन में ज्यादा वोट हासिल करने की कोशिश भी हो सकती हैं। खैर सारा कुछ ही है। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार सोहेल वड़ाइद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आपको बताइए इनका तज्जिया लेने का भी अपना ही मजा होता है। तो शुक्रिया वड़ाइद साहब, आपने हमें वक्त दिया। वड़ाइद साहब, तहरीक इंसाफ हुकूमत के नुमाइंदे अब 2-4 दिन से बयानियां दोहरा रहे हैं, बना रहे हैं, क्या तो इसे जानबूझ के बिल्ड किया जा रहा है कि आवाम ने इतने वोट ही नहीं दिए सर के सिस्टम में तब्दीली का जो वादा करके आए थे वो पूरा कर सकते। अब आवाम ने 2/3 अक्सरियत दी होती तो फिर परफॉर्मेंस का भी कुछ पूछने के हकदार होते आवाम। तो क्या 4.25 साल हुकूमत में गुजारने के बाद वोटर को ये मंतक जब पेश कर रही है तहरीक इंसाफ, ये उसके लिए काबिल कबूल होगी? मेरा नहीं ख्याल कि ये मंतक काबिल कबूल है। जब भी कोई वोटर जो है वो किसी पार्टी को इक़्तिदार में लेके आते हैं तो फिर वो ये नहीं सोचते कि जी हमने 2/3 अक्सरियत दी या नहीं दी। आप देखें ना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मार्जिन से हुकूमत मिली, जरदारी साहब को मार्जिन से हुकूमत मिली, लेकिन उन्होंने तब्दीलियाँ की। और अगर जो तब्दीली नहीं कर सके उसकी लोगों ने लाजिक नहीं मानी। लोग उनकी ये मंतक तक नहीं माने कि जी हमने आपको मेजॉरिटी नहीं दी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी, इसलिए हम तब्दीलियाँ नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल है कि आपको टैक्ट से आपको एक तरीके से हुकूमत चलानी होती है। उसमें फिर बाज़ औक़ात मेजॉरिटी मैटर नहीं करती। आप देखें सेनेट में हुकूमत की मेजॉरिटी नहीं है लेकिन वहाँ से भी बिल पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब है हुकूमत अगर चाहे मैं करना चाहे तो कर सकती है। अच्छा वड़ाइद साहब, वी आर जस्ट इमेजिनिंग कि ये आइडियल सिचुएशन होती का क्या है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत नहीं मिली और पार्लिमानी निज़ाम में जिस तरह हुकूमतें बन सकती हैं वैसी ही बनी, तो ज़्यादा नो सरप्राइजेज देयर। लेकिन इस दौरान अपोजिशन से दुश्मनी की हद तक मामलात रखे गए, क्या इसका कोई नुकसान नहीं हुआ होगा उनको? ही नहीं तो थोड़ा सा तो इनको ओनस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बनता ही है। हुकूमत मुफाहिमाना रवैया रखती तो क्या उसके लिए काम करना आसान ना होता? जी मेरा ये ख्याल है कि लेजिस्लेशन जो है, कानून साजी, जो पार्लियामेंट का असल काम है वो है कानून साजी। और कानून साजी के लिए ज़रूरी है कि पार्लियामान की हद तक कम अज़ कम मफाहमाना एक फ़ज़ा जो है वो कायम रहे। तो उससे ये होता है कि गिव एंड टेक से आप जो है लॉज पास कर सकते हैं। इस हुकूमत ने शुरू से ही एक मुखासमाना रवैया रखा जिससे अपोजिशन जो है वो बिल्कुल ही तावन करने से इनकार करती रही। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें तावन हो सकता है, हुकूमत के लोग भी समझ रहे होते हैं कि तावन हो सकता है और अपोजिशन के लोग भी समझ रहे होते हैं कि तावन हो सकता है, लेकिन दोनों एक मुतहारफ फरीक के तौर पर बटे हुए हैं जिसकी वजह से ना लेजिस्लेशन हो सकती है, ना वो इकट्ठे होते हैं, ना एक दूसरे से इत्तफाक करते हैं।
हैं। अगर यही मफाहमाना फ़ज़ा होती तो मामला बेहतर हल हो सकता। अच्छा ये बताइएगा लास्टली वनायत साहब, आप आई एम श्योर आपकी भी मसरूफियत है आगे, तहरीक इंसाफ के लोग ये भी मानते हैं कि गवर्नेंस, मईशत की बेहतरी, निज़ाम की तब्दीली, इस्लाहात वगैरह के वादे तो थे लेकिन उन्हें पजीराई बुनियादी तौर पर जो एंटी करप्शन या चोर डाकुओं के से पैसे, लूटी हुई दौलत मुल्क में वापस लाने और एंटी करप्शन और करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने का जो बयानिया था उसमें इन्हें वोट मिले। तो आपको लगता है कि उस फ्रंट पर ऐसी कारकर्दगी रही है कि अगले इलेक्शन में इस बयानिए पर ये 2/3 अक्सरियत के लिए वोट मांग सकते हैं कि देखिए हमने तो जो वादा किया था करप्शन के खात्मे का या करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का या लूटी हुई दौलत मुल्क में वापस ला के IMF के मुंह पे मार नहीं, किसी के मुंह पे मारने के नहीं, वो ये पेश कर सकते हैं? बताइए। मेरा ख्याल है कि सिर्फ करप्शन का बयानिया नहीं था, एक पैकेज था जिसमें तब्दीली भी शामिल थी, जिसमें इस्लाहात भी शामिल थी और करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम भी शामिल थी। लेकिन इस बयानिए में सिवाय करप्शन के ख़िलाफ़ एक मुहिम के बाकी चीज़ें नहीं हुई, ना तब्दीली हुई, ना इस्लाहात का अमल हुआ, ना कोई कानून साजी हुई, ना मुल्क के अंदर कोई बेहतरी आई। तो मेरा ख्याल है कि अगले इलेक्शन में PTI को मुश्किलात पेश आएंगी अपना एजेंडा बेचने में, अपनी ये बात करने में कि हमने जो वादे किए थे वो पूरे किए। बेसिकली करप्शन के अलावा भी बहुत से वादे जो थे, नथिंग एक्चुअली हैपेंड, तो लिहाजा हर फ्रंट पे ही थोड़ी सी कारकर्दगी जो है वो डिसअपॉइंटिंग रही है। सुहेल फराज साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, थोड़ी सी अब जरा बाबर आजम के हवाले से भी, भाई किंग ऑफ ड्राइव कहलाए जाने वाले, क्या किंग ऑफ ड्राइव हैं वो? कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ICC T20 प्लेयर रैंकिंग में बालादस्ती इनकी कायम है। T20 रैंकिंग में बाबर आजम का पहला नंबर है बरकरार। ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का एजाज अपने नाम करने वाले कौमी टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। और बॉलर्स की फहरिस्त भी आपके पास आई गेस? जी, बॉलर्स की फहरिस्त में पाकिस्तान के शादाब खान का 9वां नंबर है, 9th, और जनूबी अफ्रीका के तबरेज़ शम्सी पहले नंबर पर ही मौजूद हैं। सो देयर यू गो। और साथ ही हम बता दें, जो कल से हम एक बात कर रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच के दौरान बेन कटिंग और सोहेल तनवीर के दरमियान होने वाली गर्मा गर्मी पर दोनों खिलाड़ियों पर जुर्माना जो है वो आयद किया गया है। और मैच रेफरी ने आप मुझे लगता है आप ही की बात सुन ली है ये आप कह रही थी ना कि क्या हो रहा था और किसी ने कुछ नहीं किया तो ले लिया नोटिस मामले का। और लेना था, मतलब आपको What was going on on live TV? अच्छा, इस मामले पे जी नोटिस लेते हुए सोहेल तनवीर और बेन कटिंग पर मैच फीस का 15% जुर्माना जो है वो आयद किया गया। और इस सारे मामले पर कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर सोहेल तनवीर का कहना है कि बेन कटिंग ने उन्हें 2 चौके मारकर इशारा किया, मारे थे, by the way, हाँ। और छक्के थे, हाँ। और उन्होंने मुझे कहा कि CPL में यानी करीबियन वाली जो लीग थी उनमें आपने जो मेरे साथ किया अब बराबर हो गया। और इस पर मुझे गुस्सा आ गया, हमारे दरमियान अल्फाज का तबादला हुआ और जब मैंने उनका कैच लिया तो मैंने भी ये इशारा सुन तो लेना, उन्होंने ये कहा बेसिकली कि जब बेन ने मुझे इशारा किया ना तो मैं कूल एंड काम था क्योंकि मुझे पता था मैंने ये मामला इनिशिएट किया था, इसलिए हमारा हिसाब हो गया है बराबर। और उसके बाद वो कहते हैं कि हमारी कोई बात भी हुई जिसमें हमारा ये समझौता हो गया और हाथ उनके मुताबिक उन्होंने एडजस्ट कर लिया और पहले उनका कोई रिएक्शन भी नहीं था, कोई रिएक्शन। तो उसके बाद तकरार हुई एक और जब छक्का मारा, इन्होंने दे अग्रीड के जी हमने टिट फॉर टैट कर लिया है, लेकिन उसके बाद दोबारा से बेन कटिंग ने दोबारा छक्का मारा, दोबारा जब जुमलेबाजी हुई तो उन्होंने कहा तब मुझे गुस्सा आया अभी जब हमने सेटल कर लिया मामला तो तुम्हें दोबारा से करने की क्या जरूरत थी, तो लिहाजा मैंने भी कर दिया। तो बेसिकली मामला सेटल कभी भी नहीं होता, इस किस्म के मामले सेटल नहीं होते, यही तो बताना था हमने आपको। तो उसके बाद वैसे सोहेल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके पूरा वीडियो बयान भी जारी किया और उन्होंने माफी भी मांगी है। दी थी, इट वाज नॉट एन अपॉलजी, उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए था एंड ही वाज सॉर्ट ऑफ नॉट रियली हैप्पी अबाउट इट। अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कितनी सिंसियरिटी है। ही हैड टू डू दैट सो ही डिड, वरना ये दोबारा होगा तो ये दोबारा ही करेंगे। नहीं करना नहीं चाहिए वैसे, नहीं दे विल, ये कहने की बात है। वो मैच में स्टेडियम में खेलते हुए उन्होंने दोबारा कर लिया, लेट अलोन के वो उसके बाद नहीं करेंगे। तो वैसे बेन कटिंग से आपको पता है ना हमारा एरन हॉलैंड की वैसे भी एक रिश्ता है। क्या हमारा क्यों रिश्ता हो गया, आपका कोई रिश्ता? हम फैन है एरन के, इसलिए फैन है तो जी रिश्ता बना लिया। इस तरह रिश्ते नहीं बनाते सारे फैंस। ओके, हुकूमत ने स्ट्रैटेजी तय कर ली है और आप सोच रहे होंगे कि भाई पता नहीं क्या आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रैटेजी तय की होगी तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ इसको काउंटर करने के लिए। तो स्ट्रैटेजी वही है कि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे और उनके लोगों को वज़ीर मुमलिकत बना दिया जाएगा। अल्टीमेटली इट इज़ ऑल अबाउट मिनिस्ट्रीज, पोस्ट्स, इन्फ्लुएंस एंड पावर।
एंड इट्स ऑल अबाउट देमसेल्व्स। ये एक गोला है जिसमें वो सारे वो आपस में ही मतलब एक दूसरे को खुश करते रहते हैं और बाहर का किसी को कुछ नहीं पता और क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो। और वैसे शिबली फराज साहब आवाम को ये मशवरा दे रहे थे कि आवाम पेट्रोल ज़रा देखभाल कर इस्तेमाल करें। सर ये सरकारी अफसरान, सरकारी काम, मिनिस्ट्रियाँ और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ 2000-2500 सीसी जिसमें सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल होता है, इस पे भी जरा नजरसानी करें ना। आज हर वजीर को अपनी जेब से पेट्रोल भरवाना पड़े या हर सरकारी अफसर या ग्रेड 20, 21, 22, 19 के अफसर को अपनी जेब से पेट्रोल सरकारी गाड़ियों में भरवाना पड़े तो मैं देखूंगा ये कैसे घंटों एसियां चला के रखते गाड़ियों। सारे वजीरों को यहाँ बैठ के एक एडवाइस देने लगी हूँ, बल्कि एक सजेशन है एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। चूंकि आपको पता है कि आवाम पिस गई है इस पेट्रोल बम की वजह से, आप सारे जो आपको मिलता है पेट्रोल जो आपको ऑब्वियसली विद वर्च्यू ऑफ योर पोजीशन, आप उसको ना यूज़ करें, खुद पे करें ताकि आपको खुद फील हो और आप ये कहें कि हम खुद अपने पेट्रोल का पे करें ताकि हम आवाम का जो दुख और दर्द है वो हम समझ सकें और हम उनके साथ हैं। जस्ट टू प्रूव इट, डू इट। ये करके दिखाए ना तो बात है, क्योंकि आपको एहसास नहीं होगा एक तकलीफ का जब आपको पता ही नहीं। आप करेंगे नहीं। अच्छा दूसरी बात ये है कि जो फैसल वाउडा हैं वो वापस करेंगे वो उनको कहा जो सारी मराद सारी तनख्वाहें जो 2-3 साल से उनको मिल रही थी, इसी को टू रिटर्न देम। नहीं अमीर तो वो बहुत है तो आई गेस उनके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। नहीं तो यूज करने का क्या मसला था? व्हाई वाज ही यूजिंग इट जब वो इतने अमीर थे? पता नहीं था कि उन्होंने किया क्या है। Anyway, अच्छा एक और इशू पे अब हम आ जाते हैं। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर हैं पीर नूरुल हक कादरी साहब। उन्होंने हर साल 8 मार्च को होने वाले औरत मार्च पर सवालात उठाए हैं और मार्च में मनाए जाने वाले मार्च में जो बैनर्स लाए जाते हैं उनको काबिल एतराज़ करार दिया है, पाबंदी का मुतालबा किया है। वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ख़त लिखा है और सदर मुमलिकत को भी एक CC की एक कॉपी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी यौम ख़वातीन पर औरत मार्च के नाम पर इस्लामी इक़्तार और हिजाब का तमस्खुर उड़ाने की इजाज़त ना दी जाए। ख़त में तजवीज़ पेश की गई है कि 8 मार्च को हिजाब डे के तौर पर मनाया जाए। मकबूजा कश्मीर और भारत में मुस्लिम ख़वातीन से लिबास की वजह से किए जाने वाले इम्तियाजी सलूक की तरफ मुतवज्जे किया जाए दुनिया को। अच्छा जी, ख़त में कहा गया है कि औरत मार्च जो है वो हया मार्च, ख़वातीन मार्च या किसी और उन्वान से रैलियाँ करने वालों को ख़वातीन के असल मसाइल पर तवज्जो देने की तरगीब दी जाए, क्योंकि ऑब्वियसली इनको तो पता है असल मसाइल क्या हैं। और वज़ीर मज़हबी अमूर की तजावीज़ जो हैं वो अपनी जगह, लेकिन मुल्क में कोई भी हिजाब या इस्लामी इक़्तिदार का मुखालिफ नहीं। जमहूरी माशरे में चीज़ें इश्तराक के साथ चलती हैं। आई कांट बिलीव कि हमें बैठ के ये बताना पड़ रहा है, बट एक्चुअली इसी तरह होना चाहिए और इसी तरह होता भी है। औरतों का आलमी दिन या औरतों के हिजाब का दिन एक दूसरे की जिद नहीं बल्कि दोनों का मकसद जो है वो ख़वातीन के हकूक़ ही की बात करना है। और ये बात अब समझ जाएं तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि ये दोनों एक दूसरे को निगेट नहीं कर रहे, दे कुड बी डन टुगेदर एज वेल। ये इख्तलाफ फैलाने की क्यों कोशिश होती है कि शायद अगर एक कुछ कर रहा है तो वो दूसरे को नीचे दिखा रहा है? ऐसी कोई बात कभी हुई नहीं। आई थिंक इन लोगों को भी आना चाहिए। वज़ीर आज़म पीर साहब ने तो अपनी जो है तजवीज़ पेश कर दी, वज़ीर आज़म का क्या मौक़िफ़ है ये भी अब वक्त बताएगा कि वो इस पे क्या फ़ैसला करते हैं। बट हम बस यही कहना चाहते हैं कि इधर और का मसला नहीं होना चाहिए, ये दोनों चीजें इकट्ठी भी हो सकती हैं, एक ही दिन भी हो सकती हैं। नॉन इश्यूज को इशू ना बनाया जाए तो बेहतर है। मतलब वी हैव प्लेंटी ऑफ इश्यूज अदरवाइज। इतने जायज रेलेवेंट वैलिड इश्यूज हैं, उन पे कुछ आप पीटीआई की रहनुमा गजाला सैफी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। गजाला साहिबा, वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि औरतों के आलमी दिन पर आलमी यौम हिजाब मनाया जाए। अब ख़त में उन्होंने औरत मार्च रैलियों की सख्त मुखालफत भी की और कहा है कि ये एजेंडे के तहत हमारी माशरती और मजहबी रिवायात के खिलाफ होती हैं। तो क्या वज़ीर साहब का जो मौक़िफ़ है, हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है या हुकूमत की अलग सोच है? आप तो खातून हैं, आपकी शायद बात हुई हो रहनुमाओं से इस मामले पर। मजहबी उमूर जो मिनिस्टर हैं कादरी साहब, उन्होंने ये अगर रिक्वेस्ट की है तो मेरे ख़्याल में ये इंडिया में जो हमारी मुसलमान ख़वातीन जो कि बापर्दा हैं उनके ऊपर इन्होंने मज़ालिम ढालने शुरू किए हैं। और सदियों से रहने वाली मुसलमान ख़वातीन जो कि पहले हुक्मरानी के दर्जे पे भी रह चुकी हैं और जो हिजाब पहनने का उतना ही हक़ है जितना किसी को पतलून पहनने का, तो ये बात जो है ये अहम है। मेरे ख़्याल में इस नुक्ता नज़र से कादरी साहब ने ये बात की है कि हिजाब का दिन मनाया जाए, क्योंकि हिजाब एक औरत की इज़्ज़त है, मगर अगर वो हिजाब नहीं भी पहनती तो उसकी इज़्ज़त और तकरीम में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। इस्लामिक माशरा जो है वो औरत को इज़्ज़त देता है।
अच्छा, एटलीस्ट आपकी बात पे मुझे ये खुशी हुई गजाला साहिबा कि आपने कहा कि जितना हिजाब पहनने का हक होना चाहिए उतना ही पैंट पतलून पहनने का भी होना चाहिए। तो यू बिलीव इन इक्वालिटी दैट वे। गुज़िश्ता सालों में हमने देखा है कि औरत मार्च रैलियों पर तनकीद भी हुई है, हौसला अफजाई भी, लेकिन ये सिलसिला जो है वो रोका नहीं गया। अगर कोई ये तजवीज़ कर रहा है कि औरत मार्च को बैन कर दिया जाए तो हुकूमत इससे कम अज़ कम इस मार्च के मुल्क या मजहब के ख़िलाफ़ होने की सबूत तो ऑब्वियस ही मांग सकती है। क्या ख्याल है आपका? इतना तो पूछ नहीं लेना चाहिए उनसे कि आपने ख़त लिखा, बेसिस क्या है, कब तौहीन हुई, हुआ क्या? दीन के खिलाफ चाहे मर्द करे कोई बात या औरत करे, दोनों गलत है। सिर्फ औरतों को ये कह देना कि जी आप मार्च कर रही हैं और उसमें गलत बात कर रही हैं, हमें एज अ कौम की एक हैसियत से हमें इस्लामी रवैयों को लाना है, इस्लाम की इज़्ज़त व तौक़ीर को बालातर रखना है और अपनी ज़िंदगी को उसी नहज पे ढालना है जिस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा। और हमें फिर देखना पड़ेगा कि दुनिया के कौन से ममालिक हैं जो औरतों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, जिसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान, क्योंकि इस्लाम का किला अपने आप को कहता है, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है हमारे मर्दों की भी और हमारी औरतों की भी कि वो एक मुतज़िल, एक इंसाफ पसंद माशरे की तश्कील दें, जिसके अंदर न सिर्फ ये कि औरतों को इज्जत मिले, मर्दों को एहतराम मिले, बल्कि बच्चों की भी उनके हुकूक। मतलब आपने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का। हम तो सबूत कह रहे थे कि वो क्या पेश करेंगे कि नहीं करेंगे। खैर आगे चलते हैं। अब ये बिल्कुल सर्टनली ये बात होनी ही चाहिए, हो ही रही है। तो गजाला साहब लास्ट में हम आपसे पूछ लेंगे कि आलमी यौम ख़वातीन पर औरत मार्च पे इजहार राय का हक़ उन ख़वातीन को भी हासिल है जो इस मार्च में हिस्सा लेती हैं कि वो अपनी मर्ज़ी का दिन चूज़ करें, और इंटरनेशनल हिजाब डे अगर कोई मनाना चाहता है तो उसको भी भरपूर हक़ हासिल है, वो भी इंटरनेशनल हिजाब डे मनाए। तो हम बस ये कंफ्यूज हैं कि दोनों चीज़ें इकट्ठी भी चल सकती हैं, और ये रिप्लेस करने की बात क्यों हो रही है? मतलब ये और एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल लाने वाला मामला क्यों, मतलब आपस में इनको क्यों लड़ाया जा रहा है? मतलब ये बड़ी क्लासिक किस्म की चीज़ है कि ऊपर से कोई और बैठा हो और दो पार्टीज को आपस में लड़ा दो। मेरे ख्याल में एक साथ निकलना है, और जो औरत हिजाब पहनती है उसके भी उतने ही हुकूक हैं, माशरे में भी, पाकिस्तान में भी, पूरे दुनिया में, जितना जो हिजाब नहीं पहनती उसके हुकूक हैं। तो जहाँ तक हुकूक का वो है तो उसमें तमाम इंसानों को बराबर के हुकूक हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं। जहाँ तालीम है वो भी बराबर के हुकूक हैं, जहाँ औरत को हिफाजत दी जाए वहाँ पे भी मेरे ख्याल में जो हिजाब पहन रही है उसको भी उतने ही हुकूक और इज़्ज़त मिलनी चाहिए जो हिजाब ना पहन रही है। और किसी को भी उंगली उठा के और जलील करना या नीचे दिखाना मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है। हाँ, मगर वो औरतें जो ये एजेंडा लेकर चल रही हैं कि जी मर्दों के जो एहतराम है उसको भी हम ख़राब करें, तो वो गलत है। मगर वो मर्द जो ये एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि औरतों की कोई हैसियत नहीं है, तो वो इंतहाई बुरी बात है। बहुत शुक्रिया आपका ज़ाला सैफी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर मर्द वैसे ही ऑफेंड हो जाएं किसी बात से, हालांकि वो किसी इंटेंशन से हुई ना हो, तो दैट्स अनदर स्टोरी। अब किस किस को जाके मनाएंगे कि जी भाई ये आपके बारे में नहीं था स्पेसिफिकली, डोंट गेट सो सेंसिटिव, जो कि हो जाते हैं। आई डोंट नो कि क्यों होते हैं, हालांकि दिल पे क्यों लेते हैं अपने। अच्छा जी, हम अक्सर आपको पता है अपने शो में अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं कि हम क्या करें जब पेट्रोल हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बिजली हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मे भी ये पाकिस्तानी नौजवान साइंसदान जो डॉक्टर यासिर सिद्दीकी हैं, इन्होंने जो पेशरफ्त की है ये एक इनकलाबी पेशरफ्त साबित हो। इनकी सरबराही में कोरियन यूनिवर्सिटी की टीम ने एक नई सोलर सेल टेक्नोलॉजी दरियाफ्त कर ली है, और माहिरीन का ये ख्याल है कि ये टेक्नोलॉजी तवानाई के मुतबादिल ज़राए की तैयारियों में इनकलाब साबित बर्पा कर सकती है। और इस सोलर सेल ने तवानाई की आफादियत के 2 नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, और इस टेक्नोलॉजी से जहाँ धूप से बिजली बनाने में मदद मिलेगी, वहीं माहौल दोस्त तरीके से ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी, और ये यकीनन पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है। और डॉक्टर यासिर सिद्दीक हमारे साथ ही मौजूद हैं, तो उनसे ज़रा समझते हैं, ज़रा पढ़ी लिखी बातें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, ज़बरदस्त ये आपकी दरियाफ्त है। ये बताइएगा कि आप लोगों ने जो नई सोलर सेल टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बनाई है, ये क्या है? तो थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए और हमारे लिए भी, और इसका क्या फ़ायदा होगा? रिसर्च का फोकस ये था कि ऐसी हाई एफिशिएंसी डिवाइसेस बनाई जाएं इस कैटेगरी की, जो कि नॉर्मल एयर कंडीशन के अंदर बनाई जा सकें, ताकि इसको कमर्शलाइज किया जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो रिसर्च की उसके आउटकम के तौर पे हमने जो सोलर सेल डिवाइसेस बनाई वो ना सिर्फ वो सक्सेसफुली हमने एयर में बनाई, बल्कि
उनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था उनको हमने ब्रेक किया 14.4 को, और 13.5 को ब्रेक किया, और 14.4% एफिशिएंसी जो है वो हमने अचीव की। तो जो कि अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड एफिशिएंसी है इस कैटेगरी के अंदर, सोल्यूशन प्रोसेस CIS डिवाइसेस के अंदर। इस रिसर्च से हेल्प मिलेगी कि इस टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज किया जा सके। तो ये जो मेन अचीवमेंट है वो ये है कि नॉर्मल एयर कंडीशंस के अंदर आप किन पैरामीटर्स को कंट्रोल करते हुए हाई एफिशिएंसी सोलर सेल डिवाइसेस बना सकते हैं। चलें, मीनवाइल वी आर ट्राइंग टू ग्रास्प दैट। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये सोलर से टेक्नोलॉजी के मैदान में और रिसर्च में एक पाकिस्तानी का सर्टनली इतना आगे निकल जाना है, क्योंकि हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती ना, आपको पता ही है। हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। आप अपने पर्सनल जर्नी के बारे में बताइए। हाउ डिड यू रीच टू दिस पॉइंट वेयर यू आर राइट नाउ, और आपने इस करियर का इंतखाब कैसे किया? इस फील्ड को मैंने इस वजह से चूज़ किया बिकॉज 2 रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग का इशू ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है। हर बंदा इसके बारे में बात कर रहा है और लोग इसके बारे में कंसर्न भी हैं। एंड नंबर 1, नंबर 2 ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की हमें इट इज़ नीड ऑफ द आवर कि हम इनके ऊपर तवज्जो दें। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर बहुत सारे सोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल विंड बेस्ड हैं, जियोथर्मल है, सोलर है। सोलर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है बिकॉज ये रिलेटिवली चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो फॉसल फ्यूल बेस्ड जितनी भी इस वक्त एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है, फॉसल फ्यूल्स ने अल्टीमेटली जो है वो डिमिनिश हो जाना है। तो आपको वो किसी न किसी लाइफ की स्टेज पे जाके इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर शिफ्ट होना ही पड़ेगा। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, पाकिस्तान साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया में आगे आगे नज़र आई, ये ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं, और इस मिशन में आप जैसे लोगों की मिसाल जो है वो बड़ी अहम है। आपके ख्याल में ये सब रिसर्च, ये सब काम पाकिस्तान में भी हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तानी बाहर जाके ज़बरदस्त काम करते हैं, लेकिन हम क्यूरियस हैं टू नो कि पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ख़ासतौर पर हुकूमत और अवाम किस तरह इन ब्रेक थ्रूज़ में आप लोगों की, आप जैसे साइंटिस्ट की मदद कर सकती है? हम इन रिसर्च फील्ड से मुतल्लिक एक पॉलिसी बनाएं कि हम फॉर एग्जांपल ये सोलर टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो हम एक पॉलिसी बनाएं जी कि हम इस सोलर टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं। जब हमारी एक पॉलिसी होगी तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर हम प्लान्स कर सकते हैं, उन चीज़ों को फर्दर परसू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटीज़ को वो फंडिंग कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो रिसर्च ग्रुप्स हैं वहाँ पर उसको इंडस्ट्री के साथ लिंक कर सकते हैं जो इन टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त इस फील्ड से मुतल्लिक बहुत कम रिसर्च हो रही है। तो हमें ज़रूरत है कि जो हमसे, मैं बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों को जानता हूँ जो इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हम उन सब लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो अपने मुल्क में वापस आएँ और इस फील्ड में काम कर सकें। ज़बरदस्त। डॉक्टर यासिर सिद्दीक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और बहुत ही आला काम कर रहे हैं जितनी मुझे समझ आई है। अब आपको पता है कि इतनी मुश्किल हो गई है पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी कि वी डू नीड टू गेट ऑन टू ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हेयर। और आपका ये कहना कि पाकिस्तान में एक मखसूस एक पॉलिसी बननी चाहिए रिगार्डिंग दैट, मतलब बहुत कुछ वैसे तो होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए इंडीड। बता सकते हैं टेकिंग अस डाउन द मेमोरी लेन। हाँ, लेकिन क्या आप आर यू कीपिंग अप विद द ट्रेडिशन, और क्या अपने बच्चों को आप मैं सुनाता हूँ। तो कहानियाँ कौन सी होती हैं? ये अपनी तरफ से मोस्ट ऑफ द टाइम इम्प्रॉम्प्टू अपनी तरफ से बनाता हूँ। मुझे बड़ा खौफ है क्योंकि जिस किस्म की कहानियाँ हम इधर सुनाते हैं ना आप लोगों को, और हर चीज़ ही लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। उनमें से क्या आप सुनाते हो अपने बच्चों को? What Hussein does is that वो अपना कोई भी टॉय ले आएगा, कैमल का, और फिर कहता है कि बाबा टेल मी अ स्टोरी अबाउट दिस। सो मैं उसी टाइम वो फिर कैमल की कोई कहानी बनानी पड़ती है, और उसमें से ज़्यादा कहानियाँ वही होती हैं या उसका कुछ एक ऑल्टरनेटिव वर्जन होती है जो हमने बचपन में सुनी होती हैं। मरकज़ी ख्याल जब मैं हमेशा कहती थी कि ये बहुत कहानीबाज है, स्टोरी टेलर और कहानियाँ बना रहा है, तो ये है ना, अभी तो खुद ही एडमिट कर ली है
I guess it works out if you have kids. अच्छा जी, तो take care of yourselves. अब हम जा रहे हैं, लेकिन please वैक्सीनेट करवा लें। अब हम अच्छा जी, आज मैच है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद का ना, राइट? आज पेशावर और इस्लामाबाद का मैच है, तो इन्होंने तो अपनी टीम डिसाइड कर ली है। मेरी दुआएं हैं पेशावर के साथ, सो लेट्स सी क्या होता है कल। वी आर गोना सी यू टुमारो।